अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। नवीन भाई के कैमरे का आज उद्घाटन कर रहे हैं। थैंक यू नवीन भाई। होपफुली इसका रिज़ल्ट पसंद आएगा अजीज़ दोस्तों को। आवाज़ का ख़ास तौर पे आई डोंट नो व्हाट टू डू विद द आवाज़, क्योंकि आवाज़ का मसला बड़ा ख़राब है। मैंने बड़े माइक तब्दील किए हैं, आईफोन 11 से बनाया, अपने नए मैकबुक से बनाई, जिससे बनाता हूँ कहीं ना कहीं आवाज़ का मसला हो जाता है। होपफुली इसके साथ आवाज़ का मसला सही रहेगा। स्टार्ट करते हैं बनाना रिपब्लिक से। बनाना रिपब्लिक की हालत बहुत ख़राब है। बनाना रिपब्लिक में इस वक्त जो मामला चल रहे हैं, दुनिया के लिए ज़रूरी है, ख़ास तौर पे भारत के लिए, कि आगे बढ़ें और बनाना रिपब्लिक का मसले का हल करें। पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तानियों की ज़िंदगी, शायद दुनिया में किसी की ऐसी ज़िंदगी नहीं होगी जैसे पाकिस्तान में पाकिस्तानियों की है। इवन पंजाब, जो कि प्रिविलेज कौम है पंजाबी पाकिस्तान में, उनका यह हाल है कि परसों रात को एक फ़्रेंच नेशनल औरत, जो कि मेरी तरह फ़्रेंच है, पाकिस्तानी ओरिजिन की, वो लाहौर में अपने बच्चों को गाड़ी में बिठा के जाती है मोटरवे पे, और लाहौर कई रिंग रोड में थी। तो रास्ते में इसका पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, साइड पे गाड़ी खड़ी करती है, दो आदमी आते हैं गाड़ी में, उसकी गाड़ी का शीशा तोड़ते हैं, इनको गन पॉइंट पे बाहर निकालते हैं, औरत को उसके बच्चों के साथ दरख्तों में ले जाकर उसकी इज्जत लूटते हैं बच्चों के सामने। ना पुलिस आती है, उस औरत ने पुलिस को भी कॉल किया, ना कुछ। सच ए ट्रेजिडी। लेकिन ट्रेजिडी से बड़ी ट्रेजिडी ये रही कि इसके बाद CCPO लाहौर, जो चीफ ऑफ लाहौर पुलिस है, वो आते हैं और वो ये बयान देते हैं कि ये औरत ने क्या यहाँ पे फ्रांस समझा हुआ था जो रात को निकल पड़ी है, और उसको निकलना नहीं चाहिए, उसने पेट्रोल भी चेक नहीं किया, और ये और वो। मतलब आप देखें, हरामजादगी की इंतहा देखें कि ये चीफ ऑफ पुलिस है, और ये वो चीफ ऑफ पुलिस है जिसके लिए 6 IG बदले हैं पंजाब के। अभी परसों इमरान खान ने एक नया IG लाए पंजाब में, इसलिए कि लाहौर के CCPO को पसंद नहीं थे वो IG। 2 साल में 6 IG बदले हैं इमरान खान ने। 56% पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान लिव्स इन पंजाब। पंजाब का ये हाल है तो बाकी पाकिस्तान का आप खुद सोचें कि क्या हाल है। ये CCPO जो है, इसकी रेप्यूटेशन सबको पता है कि क्या है। ये एक वुमेनाइज़र है, एक क्रिमिनल है, और एक करप्ट आदमी है। उसको बचाने के लिए इमरान खान, फौज का पपेट इमरान खान, और इमरान खान का पपेट पंजाब का चीफ मिनिस्टर बुज़दार है। उस्मान बुज़दार जैसे घटिया आदमी को इसलिए बनाया गया है क्योंकि पाकिस्तान आर्मी खुद इतनी घटिया है, इतनी कमज़र्फ है, और इतनी कमीनी है कि उनको ऐसे ही स्टूजिस चाहिए होते हैं पाकिस्तान को रन करने के लिए। तो दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ बनाना रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जहाँ पे रेप हो रही औरत के साथ पुलिस वाले और हुक्मरान जो रोल अदा कर रहे हैं। तो लानत है इमरान खान पे, लानत है इस हरामजादी फौज पे, और लानत है उन पाकिस्तानियों पे जो इस सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं कहता हूं लानत है तुम लोगों पे जो इस सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हो तुम। ये तो है पंजाब की हालत। मैंने एक वाकया बताया है, आए दिन जर्नलिस्ट और ये सब तो अगवा होता ही रहते हैं। इस्लामाबाद जैसे कैपिटल से अभी गोंदल साहब जो अगवा हुए थे, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया, वो ए जोक ऑफ द सेंचुरी है। कराची से आज बिलाल फारूकी रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म पे बहुत लिखते हैं, और आपको पता है कि पाकिस्तान में रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म, देवबंदी और एक्सट्रीम फैक्टर के जो सुन्नी फैक्टर के जो लोग हैं, हाफिज़ सईद जैसे लोग, लश्कर तैयबा और ये सब के जो लोग हैं, उनको पाकिस्तान आर्मी सपोर्ट करती है, क्योंकि दिस इज़ ए ब्लडी टेररिस्ट आर्मी जो कि पूरी दुनिया को टेरराइज कर रही है। दुनिया में मैं पहले बता चुका हूं कि जहां भी टेररिज्म होती है, आप टेररिस्ट की दुम उठाओगे तो वहां पर ठप्पा लगा हुआ होगा, मेड इन पाकिस्तान एंड ट्रेंड बाय द वर्ल्ड नोटोरियस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI। दिस इज़ पाकिस्तान। बिलाल फारूकी को उसके घर के सामने से सादे लिबास वाले और कुछ वर्दी वाले उठा के ले जाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद वापस इसको लेके आते हैं, उसकी बीवी का और इसका मोबाइल लेके जाते हैं। यह है पाकिस्तान। जर्नलिस्टों का जब यह हाल है
तो आप सोचें कि आम आदमी का क्या हाल होगा। पाकिस्तान सेल्फ डिस्ट्रक्शन के मोड पे आ चुका है। अब दुनिया का फर्ज है कि दुनिया आए और इस डूबती हुई कश्ती को अब कहीं ना कहीं इसका मसला हल करें। देखें, पाकिस्तान में बलूचिस्तान, KPK, सिंध, ये सब तंग आ चुके हैं इस कमीनी फौज, इस करप्ट फौज, इस बुज़दिल भगोड़ी फौज के लिए। लानत है तुम्हारे ऊपर पाक फौज, मुर्दाबाद है पाक फौज। और अब तो पाकिस्तान भी जिंदाबाद नहीं है मेरे लिए, क्योंकि ये ऐसा देश नहीं चाहिए हमें। उस देश का हमने क्या करना है जहां पे एक जालिम करप्ट फौज सारे गलत काम कर रही है धड़ल्ले से। अब इसका वक्त आ गया है कि इनको, आपको याद होगा कि बोस्निया के जेनोसाइड के लिए एक वॉर क्राइम्स ट्रिब्यूनल कायम किया गया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से डेन हाग, हॉलैंड में, और उन बदबख्तों को सज़ा दी गई थी जिन्होंने वॉर क्राइम्स किए थे बोस्नियन जेनोसाइड में। पाकिस्तान की ये फौज, ये दरिंदा फौज, इसके जेनोसाइड्स की तो लिमिट ही ख़त्म हो गई है। टू स्टार्ट विथ 1970s बांग्लादेश, बंगालीज, उनका जो जेनोसाइड हुआ, मिलियंस ऑफ वीमेन वर रेप्ड, किसी ने नहीं बोला कुछ, कोई वॉर क्राइम ट्रिब्यूनल नहीं बना। क्यों भाई? ये बंगालियों की ज़िंदगी के साथ खेलने वाले बंगालियों के इंटेलेक्चुअल्स का जो कत्लेआम हुआ था, उनको कोई सज़ा नहीं मिलनी चाहिए? देयर इज़ नो जस्टिस इन दिस वर्ल्ड। और फिर इसके बाद जो बलोचों का जेनोसाइड पिछले 50 साल से हो रहा है, KPK में 1979 से जो तालिबान और इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म की हवा चलाई गई और कराची जैसे एक पीसफुल शहर, एक कॉस्मोपॉलिटन को तबाह बर्बाद कर दिया गया, सिर्फ ये पाकिस्तान की एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसीज के लिए। क्यों? कि मर्द मोमिन, मर्द हक, कुत्ते का बच्चा जियाउल हक, जिसने पाकिस्तान को ड्रग्स, हीरोइन, कलाशंकोव कल्चर में डाला सिर्फ इसलिए कि इसके करप्ट कुत्ते के बच्चे जनरल्स डॉलर्स कमाएं, अमरीकी डॉलर्स कमाएं। इन्होंने अमेरिका को भी घुसा के रखा है, फंसा के रखा है इस वार जोन में, अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान में और अब गल्फ़ में, लीबिया, इराक, सीरिया वगैरह में। ये अमेरिका को निकलने नहीं दे रहे, क्योंकि अमेरिका निकल गया तो इनकी डॉलर्स छापने की फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। तो दुनिया खुदारा अब आए और हमारी जान छुड़ाए इस फौज से। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि आप हमें इनसे आज़ादी दिलाएं, मैं कह रहा हूं कि इनको सज़ा दिलवाएं, ताकि दुनिया में एक इबरतनाक प्रेसिडेंट कायम हो कि हाँ भाई, अगर तुम लोग किसी आम आदमी पे, इंसानों पे जुल्म करोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। पाकिस्तान की फ़ौज को कटहरे में लाना होगा, ये दुनिया के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पे ये बता दूँ कि पाकिस्तान में कोई तबका महफूज नहीं है। इमरान खान के जो वज़रा हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, जो सारे करप्ट चोर के बच्चे, ये फैसल वावड़ा, दुनिया का करप्ट तरीन आदमी, वुमेनाइजर, क्या कहता है कि मैं बिल लाऊंगा कि रेप के खिलाफ जिसने रेप किया है उसको नामर्द बनाया जाए। तो फिर तो भाई साहब पूरा आधा पाकिस्तान नामर्द हो जाएगा। और तुम लोग जो कैबिनेट में बैठे हो उनको तो 50 बार नामर्द करना पड़ेगा, क्योंकि फैसल वावड़ा तुमसे बड़ा वुमेनाइजर कौन होगा? फैसल वावड़ा तुमसे बड़ा करप्ट कौन होगा? तुम्हारे तो खानदानी हिस्ट्री हमारे पास मौजूद है। मुझे पता नहीं है क्या? दुनिया को पता है कि तुम एक कंगले आदमी थे। तुम्हारी माँ का पहला शौहर, तुम्हारा सगा बाप कंगला था, फौजी के साथ शादी की थी तुम्हारी माँ ने, तो जाके तुम ये माल बना के बैठे हुए हो। तो तुम बेगैरत, किस मुंह से शर्म आती है तुम्हें कि नहीं आती है? तो ये है इमरान खान की टीम। ये इमरान खान की टीम पाकिस्तान को रूल कर रही है और हम पाकिस्तान में और कुछ नहीं कर पा रहे, सिर्फ जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं। और अब खुदारा दुनिया आए, आगे बढ़े और हमारे को इस पाकिस्तान की जालिम व जाबिर करप्ट बुज़दिल फौज से हमारी जान छुड़ाओ। यही दुनिया के लिए एक रास्ता रह गया है, वरना जिस दिन ये आतिश फशा फटेगा, जिस दिन ये ज्वालामुखी फटेगा, उस दिन फिर रीजन में भी बड़ी तबाही आएगी। और बदकिस्मती से ये जो आज पाकिस्तान में सेटअप मौजूद है ना, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये भारत की कांग्रेस पार्टी की मदद से आया है।
रूलिंग क्लास बनी है। कैसे? मुझे याद है कि भारत के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स सलमान खुर्शीद, अगेन ए प्रिविलेज मुस्लिम क्लास, प्री 1947 से ये ख़ानदान हिंदुस्तान में नफ़रत की और मुस्लिम एक्सट्रीमिज़म की सियासत को फ़रोग़ देता था। यही सलमान खुर्शीद मुझे जिनीवा में बैठ के समझाता था कि आप लोगों का फ़र्ज़ है कि आप इमरान खान को सपोर्ट करें और इमरान खान को इतना सपोर्ट करें कि वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जाए, क्योंकि हम भारत में इमरान खान को फुल सपोर्ट कर रहे हैं। और मुझे याद है कि साल में 15 बार इमरान खान इंडिया आता था मुख्तलिफ़ कॉन्फ्रेंसेस में, और इमरान खान को बड़ा एक्सपोज किया था कांग्रेस ने। और आज देख लें कि ये इमरान खान भारत के लिए क्या कर रहा है। तो कांग्रेसियों को भी भारत में शर्म आनी चाहिए और उनको पब्लिकली अपोलोजाइज करना चाहिए, क्योंकि मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ ना कांग्रेस की लीडरशिप को, सलमान खुर्शीद को, कि मुझे कहा था आपने, मुझे कहा था कि इमरान खान को भारत सपोर्ट करता है, आप भी सपोर्ट करें। सपोर्टिंग इमरान खान मीन्स सपोर्टिंग दिस करप्ट एंड टेररिस्ट आर्मी। अब वक्त आ गया है दुनिया को आगे बढ़ के इस पूरे सिस्टम को अगर आपने बचाना है, इस पूरे रीजन को आपने अगर बचाना है, तो पाकिस्तान के करप्ट आर्मी जनरल्स को वार क्राइम्स ट्रिब्यूनल में खड़ा करना होगा। इनको सख्त सज़ाएं देनी होंगी। ये बाजवों को, ये शरीफों को, ये जितने करप्ट जनरल हैं जो कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में अय्याशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और इनके हरामज़ादे बच्चे, क्योंकि ये हरामखोर बच्चे हैं, जो करप्ट पैसे पे बच्चा पलता बढ़ता है, यूरोप की, अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में पढ़ता है, उससे बड़ा बेगैरत कोई नहीं है। मैं उनकी औलादों को भी चैलेंज कर रहा हूँ यहाँ बैठ के कि तुम लोग बेगैरत हो, तुम लोग बेगैरत हो इसलिए कि तुम्हारे बापों ने पाकिस्तानियों को पैसा लूटा है, पाकिस्तानियों को बेच के पैसा लूटा है, पाकिस्तानियों को मार के पैसा कमाया है। तुम लोगों के लिए अब वक्त आ गया है कि तुम लोगों को भी खड़ा किया जाए। जो आज बड़े फख्र से कहते हैं आर्मी के करप्ट जनरल आसिम बाजवा जैसा हरामी साला, वो कहता है कि मेरे बच्चों ने तो आला यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल की। अबे तेरे बाप कंगला था, तेरे बाप के पास पैसा नहीं तो कहाँ से तुम्हारे बच्चों ने अमेरिका में यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल की? कोई शर्म हया है कि नहीं? तुम जैसे बेगैरतों को तो शर्म से डूब के मर जाना चाहिए, लेकिन तुम लोगों के अंदर गैरत, शर्म, हया होती है? नहीं होती है, क्योंकि तुम लोग तो भारतीय फौज के आगे अपने कपड़े उतार चुके हो। रोज भारतीय फौज तुम्हें नंगा करती थी 93,000 को, और तुम लोगों के एक एक बॉडी पार्ट के साथ क्या क्या करते थे वो तुम लोगों को भी पता है। बेगैरतों, कुछ शर्म करो। तुम लोगों ने सारी जिंदगी मार खाई है, तुम लोगों ने सारी जिंदगी हरामजदगी की है, और आज वक्त आ गया है कि दुनिया को आगे बढ़ के इस फौज से दुनिया की जान छुड़ानी होगी, क्योंकि दिस इज द टेररिस्ट आर्मी, दिस इज द बंच ऑफ टेररिस्ट जनरल्स हु आर क्रिएटिंग मैहम एवरीवेयर, जो कि पूरी दुनिया में टेरर फैला रहे हैं। इनको रोकना होगा। इनको अगर आपने ना रोका तो पूरी दुनिया का अमन खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए खुदारा आगे आएं और इस फौज से हमारी जान छुड़ाएं। अब मैं थोड़ा सा जिक्र करूंगा, एक और बनाना रिपब्लिक बनती जा रही है भारत में। भारत की एक खूबसूरत स्टेट महाराष्ट्र मैं जब अल पाकिस्तानी ज़हन रखता था कई सालों पहले, जब मैं पाकिस्तान में रहता था, अल पाकिस्तानी ज़हन होता था मेरा, प्योर, जैसे आज के पाकिस्तानी डफर्स हैं जो पाकिस्तानी फ़ौज की चमचागिरी कर रहे हैं। ये आसिम बाजवा को देख लें, बोर्ड लगे हुए हैं अवाम की तरफ से कि आसिम बाजवा तुम सुरखरू हो गए। अरे लानत है आसिम बाजवा तुम्हारे ऊपर, तुम जैसा बेगैरत आदमी, पूरी दुनिया तुम पे थू थू कर रही है। तुम्हारे बच्चे जो बड़े बड़ी गाड़ियों में बैठ के बाहर निकलते हैं, किस मुंह से पब्लिक को फेस कर रहे हैं? जब जो भी तुम्हारा बच्चा बाहर निकलता है, उसको जो भी पाकिस्तानी देखता है तो वो दिल में यही कहता है, आ गया साला चोर का बच्चा, आ गया साला हरामी चोर का बच्चा। तुम लोगों को शर्म और हया है कि नहीं है? ये आसिम बाजवा और ऐसे लोगों का मुकाबला करने के लिए कौन आ गया है? भारत में एक स्टेट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर हैं। तो मैं बता रहा था कि मैं जब पाकिस्तान में रहता था और अल पाकिस्तानी ज़हन होता था तो हमारी ख़बरों में आता था कि भारत में एक बहुत बड़ा टेररिस्ट बाल ठाकरे है और उसने ये कर दिया और वो कर दिया, मुसलमानों के ख़िलाफ़ मूवमेंट चला रहा है। उस वक्त भी मेरे दिल में बाल ठाकरे के लिए मोहब्बत उठती थी।
मैंने हमेशा बाल जी के लिए बड़ी मोहब्बत हासिल की है, क्योंकि ही वॉज ए मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। वो अपनी आम आदमी के लिए, अपने अवाम के लिए, अपने लोगों के लिए उन्होंने एक प्रिंसिपल लाइफ गुजारी और एक मूवमेंट चलाई। लेकिन अफसोस होता है आज जब उनकी लेगेसी का यह हाल देखते हैं कि एक नाअहल इंसान, क्योंकि आज भी मैं शिवसेना की बड़ी इज्जत करता हूं, इस लास्ट ईयर इलेक्शन से पहले भी मैं बड़ा उनकी इज्जत करता था, और आज भी दो चार खराब लोगों का होने से कोई एक पूरी पार्टी खराब नहीं हो जाती। आज ये शिवसेना जो कर रही है, शिवसेना की जो लीडरशिप जो कर रही है, सबसे पहले तो ये है कि एक बच्चा, बाल जी का पोता, कोई कैलिबर नहीं, कोई क्वालिटी नहीं, और वो पद्मश्री अवार्ड्स की मीटिंग को हेड कर रहा है, वो डिसाइड कर रहा है कि किसको ये सारे अवार्ड्स देने हैं। ये वो आदमी है जो बीएमसी को हेड कर रहा है, उनकी मीटिंग चेयर कर रहा है। व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ दिस पिंगुइन? कोई तो बता दे कि इस पिंगुइन की क्वालिटी क्या है? क्या भारत के 135 करोड़ लोगों में क्या यही काबिल लोग रह गए? और इनकी हरकतें देखें कि मतलब अंदाज़ा लगाएं कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, वहाँ का चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र का, जो कि इंडिया का नेशनल एक्सचेकर में मेजर कंट्रीब्यूशन महाराष्ट्र से आता है, मुंबई से आता है, वहाँ का चीफ मिनिस्टर लेटर लिखता है केबल ऑपरेटर्स को कि आप फलां चैनल की कवरेज नहीं देंगे और उनको आप ऑन एयर नहीं जाने देंगे। व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन? क्या आपने मुकाबले की ठानी हुई है कि हम भी इमरान खान के मुकाबले पे एक बनाना रिपब्लिक का मॉडल आपके सामने पेश करने जा रहे हैं? दिस इज़ व्हाट्स हैपनिंग। आज एक आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर को शिवसेना के लोगों ने मारा है मुंबई में, उसकी पिटाई की है, उसको पुलिस के ज़रिए गिरफ्तार करवा रहे हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए कि उसने एक कार्टून फॉरवर्ड किया। उद्धव ठाकरे जी, आपके पिताजी कार्टूनिस्ट थे। उन्होंने भारत में जो सबसे पहले अपने काम का आगाज़ किया था, स्टार्ट किया था, वो कार्टून्स की उससे किया था। आज आप एक कार्टून से इतने प्रोवोक हो रहे हैं। अरे बर्दाश्त की ताकत अंदर डालें, अगर आप गलत नहीं है तो फिर बर्दाश्त करें। ये क्या तरीका है कि आप पुलिस का भी नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, स्टेट ऑर्गन्स का भी नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, आम आदमी को तंग कर रहे हैं। आपने कंगना के ऊपर एक और एफआईआर ठोक दी कि उसने उद्धव ठाकुर को तू करके पुकारा। मैं कहता हूँ तू करके भी आपको जो पुकारा है ना, तो आपकी हरकतों के बाद तो ये भी बड़ा इज्जत वाला वर्ड है, वरना आपने जो हरकतें अभी जो की हैं, सॉरी टू से, ये जेब नहीं देता। ख़ास तौर पे बाल ठाकरे जी जैसे अजीम इंसान के बच्चे के साथ उनको आज भी वक्त है। उद्धव ठाकरे जी, आपको भारत की महाराष्ट्र की आवाम ने वोट दिया है, इसलिए नहीं दिया है कि जो आप कर रहे हैं। मैं आपसे विनती करता हूँ कि खुदारा आप अपनी आवाम का सोचें, रूल ऑफ लॉ का सोचें, और इस तरह की हरकतें ना करें। और कंगना अगर गलत है तो कानून के तहत उसके ऊपर केस करें या अदालत में जाएं या जो भी है, लेकिन ये जो आप हरकतें कर रहे हैं, ब्लेटेंट मिसयूज़ ऑफ स्टेट पावर, ये गलत है, ये ना करें। और आपके बच्चे को समझाएं कि आपके बच्चे की हरकतों की वजह से आज आपको ये सब करना पड़ रहा है। उनको क्या ज़रूरत है बॉलीवुड की रंगीनियों में इस तरह इन्वॉल्व होने की? देखें ये आपका बच्चा क्या कर रहा है। अगर उनको इतना ही शौक है इन सारी चीज़ों को, बोलें कि नेपोटिज्म तो बॉलीवुड में भरी पड़ी है, तो जाएं वो बॉलीवुड में एक्टिंग करें, बॉलीवुड की जो ड्रग्स माफिया है उसका हिस्सा बन जाएं और उसमें रहें। लेकिन ये स्टेट पावर के ज़रिए वहाँ बॉलीवुड की बच्चियों के साथ आप वो जो हरकतें कर रहा है आपका बच्चा, तो उसको रोकें, बजाय इसके कि आप इधर उधर अपनी फोर्सेस को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको रोकें। और यहाँ पे मैं महाराष्ट्र के लोगों को और शिवसेना के दोस्तों को भी मैं ये मैसेज दूंगा कि मुझे कोई शिवसेना से मसला नहीं है। मैंने हमेशा बीजेपी के इक्वली शिवसेना को भी पसंद किया है, क्योंकि मेरी नज़र में मैं अपने आप को एक पहले हिंदुस्तानी मानता हूँ, फिर पाकिस्तानी मानता हूँ। दुनिया इसको पसंद करती है, करे ना करती ना करे। और अगर इंडियंस भी मुझे अगर ये कहते हैं कि हम तुम्हें इंडियंस नहीं मानते, तो मैं आपसे कहाँ मनवा रहा हूँ भाई, ना मैं आपसे नेशनलिटी मांग रहा हूँ। मैं दिल से हिंदुस्तानी हूँ, रहूँगा। ये मेरा देश है हिंदुस्तान, और ये रहेगा, इसको कोई तब्दील नहीं कर सकता। और मेरे दिल से मेरे देश भारत की मोहब्बत को कोई निकाल नहीं सकता। मुझसे ये अधिकार अपने देश से मोहब्बत का कोई नहीं छीन सकता।
तो मेरे लिए तो भारत मेरा देश है। मैंने हमेशा भारत में उन इंडियंस को दिल से पसंद किया है, उन इंडियंस की दिल से इज्जत की है जो सच्चे इंडियंस हैं, नेशनलिस्ट इंडियंस हैं और सच्चे हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, तो वो भी अगर नेशनलिस्ट हैं, भारत को प्रायोरिटी देते हैं, रिलीजन, कल्चर, कास्ट, क्रीड, एथनिसिटी, उन सबसे ऊपर अगर जो आदमी देशभक्ति को और देश को मुकाम देता है ना, मेरी नज़र में वो मेरा सच्चा भाई है और वो सच्चा हिंदुस्तानी है। और मैं हमेशा देखता था कि शिवसेना के लोग, बीजेपी के लोग हमेशा एक राइटफुल मूवमेंट चलाते थे और आज भी मैं समझता हूं कि शिवसेना वापस अपने रास्ते पे लौट आएगी। अगर मेरे शिवसेना के दोस्तों को मेरी बात बुरी लगती है तो मैं आपसे माजरत नहीं करूंगा, इसलिए कि माजरत तो मैं उस वक्त करूँ ना जब मैं गलत हूँ। तो आप अगर मुझे शराफत के दायरे में रह के आप समझा सकें कि उद्धव ठाकरे जी आजकल जो कर रहे हैं, कुछ अरसे से जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, क्या वो सही है, अगर आप मुझे कन्विंस कर देंगे तो फिर मैं कैमरे के सामने आके माफ़ी मांग लूँगा कि उद्धव ठाकरे जी मैं आपका पाँव पकड़ के माफ़ी मांगता हूँ, मैं गलत था। लेकिन पहले आप मुझे कन्विंस तो करें कि आप लोग जो कर रहे हैं, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स को मार रहे हैं, लोगों के घरों में घुस के सिर्फ इसलिए कि उसने फलां पोस्ट कर दी थी उद्धव ठाकरे जी के ख़िलाफ़ या उनके पिंगुइन के ख़िलाफ़। तो भाई साहब बात दरअसल ये है कि मेरा तो आप सीधा सीधा हिसाब रखें कि ना मैं किसी का खाता हूँ, ये मैं अपने घर में बैठ के अपना पैगाम मोहब्बत फैलाता हूँ, जो मुझे सही लगता है वो मुझे बताता हूँ मैं आपको, मैं किसी से डिक्टेशन नहीं लेता। यहाँ पे मैं बात निकली है तो एक बात बता दूँ कि मुझे भारत से भी कई लोगों के मैसेजेस आते हैं, फ़ोन आते हैं, क्या आपके बारे में ये यहाँ पे सरकारी कॉरिडोर्स में ये बात चल रही है कि आरिफ भाई को फ़लाँ आदमी ने इंटरव्यू के लिए इतने पैसे दिए या इतने दिए। मैं कसम खा के आज आपके सामने कह रहा हूँ कि मैंने पिछले जब भी मैंने ये इंटरव्यू लिए हैं, जब भी मैंने वीडियोस बनाई हैं, किसी एक वीडियो के लिए ना मैंने किसी से पैसा लिया है, ना किसी इंटरव्यू के लिए ना मैंने पैसा दिया है, ना पैसा लिया है। कभी पैसे का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं रहा है। हाँ, पहले भी कह चुका हूँ, वापस कह रहा हूँ, भारतीय आम आदमी मुझे सपोर्ट करता है, भारतीय आम आदमी मुझे सपोर्ट करता है। मुझे या तो यूट्यूब से पैसा आता है या पेपाल के ज़रिए कभी कोई 10 पाउंड भेजता है, कभी कोई $10 भेजता है, कभी कोई 5 ऑस्ट्रेलियन डॉलर भेजता है, कभी कोई 25 ऑस्ट्रेलियन डॉलर भेजता है, कोई कैनेडियन डॉलर भेजता है, भारतीय रुपयों में लोग भेजते हैं। मुझे जो भी पैसा भेजता है वो मैं उनको जानता ही नहीं और कोई बड़ी रकम नहीं भेजता, सब अपने हिसाब से, और मेरे लिए यही अच्छा है। और मैं आपको यहाँ पे एक और बात शेयर करना चाहूँगा कि इसी मेरे घर के दरवाजे पे इतने मोटे मोटे लिफाफे लेके आए हैं लोग, इंडियंस, मैंने मना कर दिया है, वो मेरे सेम माइंडसेट के लोग, क्या आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये ले। मैंने कहा ना भाई, नहीं चाहिए मुझे, इसलिए कि आज आप मुझे इतनी बड़ी बड़ी रकम दे रहे हो, कल फिर आप मुझे डिक्टेशन दोगे। डिक्टेशन मैंने नहीं लिया कभी भी, ना लूँगा। मैं जिन हालात में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, आई एम फाइन, क्योंकि मेरा ज़मीर मुतमईन है। रात को मैं सोता हूँ तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती कि मैंने फ़लाँ का हिसाब देना है, फ़लाँ का हिसाब, किसी का कोई हिसाब नहीं देना। मैं अपनी रोज़ी रोटी खुद कमाता हूँ, ना मैं ISI का एजेंट हूँ, ना मैं रॉ का एजेंट हूँ, ना मैं भारत के किसी सरकारी एजेंसी का एजेंट हूँ। मुझे कई लोग ऑफ़र करते हैं मदद की, आम आदमी होता है, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। जैसे ये नवीन भाई हैं, इन्होंने इतना महंगा सिस्टम भेजा, खाली कैमरा नहीं है, पूरा सिस्टम है ये, उसके साथ मेमोरी कार्ड के ये तो वो तो माइक्स तो हर चीज़ है, स्टैंड और पूरा सेट इन्होंने बना के भेजा है। मैं जानता भी नहीं था नवीन भाई को, ऐसे ही इस पे सोशल मीडिया पे कॉन्टेक्ट्स हुए, व्हाट्सअप के नंबर का तबादला हुआ, बातचीत हुई, उन्होंने मुझे कहा कि आपको मैं कैमरा भेजना चाह रहा हूँ, फ़लाँ मैंने कैमरा देखा है एक जगह, वो ख़रीद के आपको भेजना चाह रहा हूँ। मैंने कहा मोस्ट वेलकम, थैंक यू। मैंने एड्रेस भेजा, घर पे ये कैमरा आ गया। तो अनजान भारतीय लोग मेरी मदद करते हैं तो फिर मैं एक्सेप्ट करता हूँ, इसलिए कि मैं कहता हूँ कि ये तो मेरे जैसे आम आदमी हैं जो मेरे पैगाम को पसंद करते हैं तो आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन जब कोई इदारा, कोई ऑर्गेनाइजेशन जब बड़ी आ जाती है ना सामने, तो फिर मैं पीछे हट जाता हूँ। मैं कहता हूँ नहीं, इसलिए कि ये मेरा मकसद नहीं है। मैंने ये काम एक नेक इरादे से ही शुरू किया था कई साल पहले,
और आज तक उसको कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ। मैं पैसों के लिए ये काम ना किया है ना करूँगा। अगर पैसों के लिए करता तो मैं रोज़ के 8-10 घंटे जॉब ना कर रहा होता। आज भी मैं जॉब करके अपना घर चलाता हूँ और जब भी मेरे पास टाइम नहीं होता। यहाँ पे एक और बात भी मैं कहना चाहूँगा कि मुझे इंटरव्यू के लिए बहुत सारे लोग, कई यूट्यूबर्स मैसेजेस करते हैं और फिर मुझे शिकवे करते हैं कि मेरे भाव बढ़ गया है और मैं ये करता हूँ। तो भाई साहब, मेरे पास अपने चैनल के लिए वीडियो बनाने के लिए टाइम नहीं होता, तो मैं आपको कैसे इंटरव्यू दूंगा। जैसे आरजू जी हैं, वो कई हफ्तों से मुझे पीछे पड़ी हैं कि मुझे इंटरव्यू दो। मैं कहाँ से इंटरव्यू के लिए टाइम निकालूं, मेरे पास टाइम नहीं होता। अभी मैं जॉब से आया हूं, मैंने सोचा कि जल्दी मैं एक वीडियो बना के आपके सामने पेश कर दूं। मैं किसी को इंटरव्यू के लिए टाइम दे देता हूं। मेरे यहाँ पे बच्चे स्कूलों में, कॉलेजों में जाते हैं, जो इमरजेंसी की सूरत हाल होती है। आज मुझे भाग के जाना पड़ा, बच्चे के स्कूल कोई मसला हो गया था, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर मैं टाइम दे दूँ और फिर मैं नहीं कर सकूँ तो सॉरी, मैं इसलिए किसी को इंटरव्यू से भागता हूँ क्योंकि मेरे पास भाई टाइम की बड़ी कमज़ोरी है, तो मैं टाइम नहीं दे पा रहा। अपने चैनल के लिए भी मैं इसीलिए मुख्तलिफ़ लोगों से रब्ता नहीं करता कि मैं किसी को टाइम दे दूं और इंटरव्यू के लिए और फिर मैं ख़ुद ही अवेलेबल ना हूं। तो इसलिए अब मैं वापस कोशिश करता हूं कि अपने टाइम को ऑर्गेनाइज़ करूं। लेकिन आजकल जो हालात चल पड़े हैं, वापस स्कूल कॉलेजेस खुले हैं और जो यहाँ के, जो इंग्लैंड के मामला बहुत ही कोरोना के हवाले से ख़राब चल रहे हैं, तो इसलिए मैं ज़रा इरेगुलर रहता हूँ। लेकिन मैं कोशिश मेरी पूरी होती है कि मैं अपना मैसेज, अपना पैगाम आप तक पहुँचा दूँ। तो महाराष्ट्र के लोगों से मेरी विनती है कि अपने हुक्मरानों को करेक्ट करने के लिए आगे बढ़ें और अपने रूलर्स को वो करें। एटलीस्ट वो भारतीय हैं, शिवसेना की जो लीडरशिप है, चीफ मिनिस्टर हैं, जो भी हैं, ठीक है, वक्ती कोई मसले हैं जिसकी वजह से वो अपने रास्ते से हट गए हैं, लेकिन आई रिक्वेस्ट देम कि आप लोग अपने रास्ते पे आ जाएं। ये एक अजीम देश है, ये एक महान देश है। ये महान देश की बड़ी उसकी वो परंपराएं हैं, उसको ख़राब ना होने दें। पूरी दुनिया के लोग भारत की तरफ देख रहे हैं, खाली भारतीय लोग नहीं देख रहे। आज आप चाइना के हवाले से जो चीज़ें हो रही हैं, तो दुनिया की तमाम पावर्स इस वक्त भारत की तरफ देख रही हैं। तो खुदारा ऐसी चीज़ें ना करें। और भारतीय मीडिया से भी मेरी रिक्वेस्ट होगी कि जो मामला चल रहे हैं उसमें थोड़ा रिस्ट्रेन करें और थोड़ा ये जो इश्यूज़ चल पड़े हैं बॉलीवुड के हवाले से, और उसको इतना भी एक्सप्लॉइट ना करें कि अब आवाम फिर तंग आ जाए। और बॉलीवुड के भी बड़े लोगों से मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी, वापस मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि बड़े बड़े लोग हैं जो ट्विटर, मेरी ट्वीट नंबर दिस और ट्वीट नंबर दिस लिख के भेजते हैं, ट्वीट करते हैं और फिर अगली ट्वीट में कहते हैं मैंने पिछली ट्वीट का नंबर गलत डाल दिया था, ये दिया था। दीज आर नॉट द इश्यूज सर, इश्यूज़ आर मोर इम्पोर्टेंट, जो कि आपको उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। बॉलीवुड के भी बड़े लोगों को आगे बढ़ के इसमें आना होगा। चाइना के हवाले से भी मैं थोड़ा रोशनी डाल दूं कि आज भारतीय फॉरेन ऑफिस ने जो प्रेस रिलीज़ निकाली है और जो भारत का जो 5 नुक्ता का जो एग्रीमेंट हुआ है फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना और फॉरेन मिनिस्टर ऑफ भारत के दरमियान, तो आई होप मुझे, क्योंकि देखें बात दरअसल ये है कि वैसे ही जंग इंटरेस्ट में किसी के नहीं है, लेकिन चाइना ने ये देख लिया है कि भारत इस बार कोई मूड में नहीं है कंसेशन के लिए या पीछे हटने के लिए, और भारत इस बार हमारे लिए भारी पड़ जाएगा। मैं पिछली वीडियो में पूरी डिटेल में आपको बता चुका हूँ कि चाइना के अंदरूनी मामलात कितने ख़राब हैं। तो मैं समझता हूँ कि चाइना रिस्ट्रेन करेगा और अकल के नाखून लेगा, वरना चाइना का मुस्तकबिल बहुत ख़राब है और पाकिस्तान का तो है ही ख़राब। तो जंग के हवाले से मामलात अभी हैं, ठीक है, ख़तरे में हैं, लेकिन थिंग्स आर गेटिंग ए बिट इन कंट्रोल। इंटरनेशनल फोर्सेस, ख़ास तौर पे वेस्ट की बड़ी कोशिश है कि चाइना का इंडिया का मुठभेड़ हो जाए, तो वो ये है कि चाइना को कंटेन कर लेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त जंग नहीं होगी, होनी नहीं चाहिए। ख़ास तौर पे विंटर इज़ अप्रोचिंग, तो विंटर में ये जंग किसी के लिए मुफीद नहीं, क्योंकि वो पूरा माउंटेनियस रेंज है, बर्फ़ से ढके हुए इलाके हैं, जिसमें भारतीय फ़ौज तो आदत है उनकी उधर एक्टिविटीज़ में रहने की और वो करने की, तो वो तो सरवाइव कर लेंगे। चाइना के लोगों के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ वापस मैं आपको बता दूं कि ये होती है कि जब जंग होती है ना, तो लोकल पीपल, जहाँ पे जंग हो रही है वहाँ के लोगों का सपोर्ट जिस आर्मी के साथ है, सिर्फ वही आर्मी जीत सकती है। तो जंग तो आपको पता है कि लद्दाख,
ईस्ट तुर्किस्तान, उगर, तिब्बत, उन इलाकों में जंग होनी। तो उन इलाकों के तमाम लोग जो हैं वो, सॉरी ये वीडियो में थोड़ा पहली बार कैमरा इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसने अचानक रिकॉर्डिंग रोक दी कि भाई आपने 4 GB यूज़ कर ली है वो। अभी तुम मुझे इसको दुआ करें कि मैं इसको कंप्यूटर में डाल के आपको पहुँचा सकूँ, ये अभी मुझे इसका सारा सिस्टम आता नहीं। तो खैर, तो उन इलाकों में जहाँ पे जंग हो रही है होगी, वो इलाके के लोग भारत को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो चाइना से तंग हैं, चाइना के साथ खुश नहीं हैं। तो इसलिए चाइना को भी ग्राउंड रियलिटीज़ का पता है। तो मुझे नहीं लगता कि जंग आगे बढ़ेगी या होगी, लेकिन फिर भी भारतीय आवाम तैयार है मेंटली और अपनी सेना के साथ खड़ी है, चाहे किसी भी रंग, नस्ल, मज़हब, कल्चर से ताल्लुक़ रखती हो। भारतीय आवाम यूनाइटेड है और इवन मुस्लिम्स में मैं आपको कहूँ कि यूनाइटेड हैं। इवन कम्युनल मुस्लिम लीडर्स, उनको भी पता है कि इनकी जन्नत है ये भारत। उनको पता है कि उनको दुनिया में और कहीं वो अय्याशियाँ नहीं मिलेंगी जो भारत में मिलेंगी। तो दे ऑल विल बी यूनाइटेड अगेंस्ट द एग्रेशन। तो इसलिए चाइना को अच्छी तरह पता है। तो मुझे उम्मीद है कि जंग नहीं होगी, लेकिन फिर भी प्रिपरेशंस आर देयर। आखिर में आ जाता हूँ मैं कोविड-19 की तरफ। अभी एक रिपोर्ट आई है कि इमरान खान शुड बी रोल मॉडल फॉर द वर्ल्ड कोरोना की फ़ाइट के हवाले से, क्योंकि इसने ये कर दिया, वो कर दिया। तो अभी मुझे हमारे एक अमेरिका से दोस्त ने मुझे पूरी रिपोर्ट्स भेजी हैं कि पाकिस्तान में कोरोना के जो केसेस कम हो गए हैं इतनी ड्रामेटिकली, वो इसलिए कम हुए हैं कि वो टेस्ट ही नहीं कर रहे। जब आप टेस्ट ही नहीं करोगे तो आपके कोरोना का कोई फिगर आएगा ही नहीं ना। तो पाकिस्तान ने टेस्टिंग बिल्कुल बंद कर दी है, कोई टेस्ट नहीं हो रहे। तो ये एक और बॉम्ब है जो फटने जाने वाला है। मैं पाकिस्तानियों को बता दूं कि तुम लोगों के साथ ये इमरान खान और ये हरामी फ़ौज बहुत गंदा खेल खेल रहे हैं, पाकिस्तानियों की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं। वापस कहूँगा कि गिरेबान से पकड़ें इन जनरलों को, गिरेबान से घसीटें और उनसे हिसाब लें, वरना मामला बहुत ख़राब हो गए हैं। थैंक यू वेरी मच अज़ीज़ दोस्तों। उम्मीद है कि ये वीडियो मैं आप तक पहुंचा सकूंगा। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। जय हिंद। कोई भी सच्चा देश प्रेमी, कोई भी जिम्मेदार नागरिक, और मैं तो यहाँ तक कहूंगी कि कोई भी सच्चा हिंदू भोपाल में माननीय दिग्विजय सिंह जी का ही समर्थन करेगा, क्योंकि उनके सामने जो उम्मीदवार हैं वो एक आतंक आरोपी हैं, ठीक है ना। तो उनके ऊपर तो देशद्रोह का आरोप है, उनके ऊपर देश के टुकड़े टुकड़े करने का आरोप है। News consuming audiences, as news producing media houses and channels, and I really hope that she and her family are able to come out of this. I think that the law must sort of take its course, and I think that she has submitted to the law and she has cooperated fully with the investigation, and she should be credited for that. I don't think she's a criminal, and I really hope that she is able to come out of this and rebuild her life, and ultimately I hope that justice is served to everyone who's been wronged, and there are more than one people who have been wronged in this whole